हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, हाल ही में जारी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी निकाली गई है। उसी के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए साइंस की क्लास लेके आई हूँ, जो कि पूरी तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी। आज की इस क्लास में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी टेक्नीशियन 1 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये एग्ज़ाम आपके 25 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए, लास्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, स्टील अथवा लोहे की धातु पर जंग की पतली परत का आवरण करना निम्न में से किस से संबंधित है? स्टील अथवा लोहे की धातु पर जिंक की पतली परत का आवरण करना संबंधित है यस दलेपन से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहे को अगर जंग से बचाना है तो जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी धातु पर ऑक्साइड की परत होने की वजह से जंग नहीं लगती? तो ये धातु है एल्यूमिनियम धातु, जिस पर ऑक्साइड की परत होती है, जिसके वजह से जंग नहीं लगता है। अगला देखिए, लौ धातु के यस दलेपन के लिए निम्न में से कौन सी धातु मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो इस धातु का नाम है जिंक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें पानी के पाइपों को जंग से बचाने हेतु उन पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, डैश कहलाती है? तो ये कहलाती है यस दलेपन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस दलेपन में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यस दलेपन में धातु जो है ये जिंक धातु प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें स्टील या लोहे की धातु पर जिंक धातु की सुरक्षा परत चढ़ाई जाती है कहलाती है? ये कहलाता है आपका यस दलेपन। तो देखिए, ये की क्वेश्चन आपके कई तरीके से पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जंग रोधक नहीं है? तो जंग रोधक प्रक्रिया नहीं है एलीनीकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि ये एक ऑक्सीकारक है, इसलिए किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है एक ऑक्सीकरण कारक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होता है कहलाती है? तो ये अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन जो है ये एक साथ होता है। अगला देखिएगा, धातु पर जंग लगना निम्न में से किसका उदाहरण है? धातु पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑक्सीडेशन का ये एग्जाम्पल है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी धातु को यस दलेपन की प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं? यस दलेपन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है जिंक धातु का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रक्रिया कहलाती है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया जंग लगना
कहलाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, लोहे पर जिंक की परत के जमाव की प्रक्रिया कहलाती है। लोहे पर जिंक की परत के जमाव की प्रक्रिया कहलाती है यजदलेपन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, विद्युत प्रक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है विद्युत लेपन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, लोहे की धातु को खुला छोड़ देने पर इस पर भूरी रंग की परत जम जाती है जिसे डैश कहते हैं। तो इसको कहा जाता है जंग। आप सभी को पता है, अगर लोहे की कोई धातु को हम खुला छोड़ देते हैं तो उसमें भूरी रंग की एक परत जम जाती है जिसको जंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए प्रबल अम्ल है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में पाया जाता है? सभी तत्वों में पाए जाने वाला जो अम्ल है ये है हाइड्रोजन अम्ल। अगला देखिएगा, निम्न में से किस अम्ल को रासायनिक नाम रसायन राज के नाम से जानते हैं? आपको बताना है कि किस अम्ल को रसायन राज के नाम से जाना जाता है। तो ये अम्ल है आपका H2SO4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, -COOH के जो आपका COOH होता है, इसके OH समूह को निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा Cl से विस्थापित किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, निम्न में से किसे कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं? तो कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है फिनॉल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, अमोनियम क्लोराइड एक अम्लीय लवण है क्योंकि यह डैश का लवण है। अमोनियम क्लोराइड एक अम्लीय लवण है क्योंकि यह प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार का एक लवण है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण होगा? तो इसमें से अम्लीय लवण होगा NaHSO4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अम्ल डैश लिटमस पत्र को डैश में बदल देता है। अम्ल जो होता है ना, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। अगला देखिए, निम्न में से कहा गया कौन सा कथन अम्लों के लिए सत्य असत्य कथन है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन अम्लों के लिए असत्य कथन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये जलीय विलयन में बुरे विद्युत चालक होते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अधातु की तरह व्यवहार करती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, सांद्र HNO3 अम्ल को निम्न में से किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला देखिएगा, सांद्र HNO3 अम्ल से त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है क्योंकि, देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि प्रोटीन का जैंथोप्रोटीन में रूपांतरण हो जाता है। अगला देखिएगा, निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? इनमें से सबसे प्रबल अम्ल है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक जो एसिड है ये आपका ये है कार्बोलिक एसिड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, आपका 25 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आपके टेक्नीशियन 1 का जो एग्ज़ाम है ये स्टार्ट हो जाएगा और 5 फरवरी तक ये चलेगा। तो तब तक ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है द्विक्षारकीय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होगा। तो एसिटिक अम्ल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सिरके का रासायनिक नाम डैश है। सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक
अम्ल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लेड बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। लेड बैटरी में जो प्रयोग होता है इस अम्ल को कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। या आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग होता है? तो बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। या देखिए इस तरीके से भी बन सकता है क्वेश्चन, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है पिकरिक अम्ल में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसके साथ C2H5OH अभिक्रिया कर फलों की सुगंध उत्पन्न करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोरिक अम्ल। बोरिक एसिड का यूज किया जाता है गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए घमौरी नाशक पाउडर के रूप में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्रोत में एस्प्रिन प्राप्त होती है? तो एस्प्रिन प्राप्त होती है विलो पेड़ के तने से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, सोने की धातु को घोटने के लिए, सोने की जो धातु होती है इसको घोटने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सोने की धातु को घोटने के लिए प्रयुक्त जो अम्ल है इस अम्ल का नाम है एक्वारेजिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर का एक घटक कहते हैं, इसके अन्य घटक हैं, तो इसके अन्य घटक हैं टार्ट्रिक एसिड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल एक प्रबल निर्जली कारक है? तो इनमें से एक प्रबल निर्जली कारक है H2SO4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसको जाना जाता है म्यूरिएटिक एसिड के नाम से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेब में जो उपस्थित एसिड है इसका नाम है मैलिक एसिड, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्प्रिन बनाने में किया जाता है? तो देखिए, एस्प्रिन बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड का जो यूज़ है ये एस्प्रिन बनाने में किया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है? अगला है, टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो ये अम्ल होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से अम्ल का प्रयोग वस्त्रों पर से लोहे तथा धूल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। तो ये अम्ल है आपका ऑक्सैलिक अम्ल, जिसका यूज वस्त्रों पर लोहे तथा धूल के धब्बे हटाने में किया जाता है। अगला देखिएगा, डैश का प्रयोग सिरका बनाने में प्रयोग किया जाता है। सिरका बनाने में प्रयोग किया जाता है मैलिक अम्ल का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल जो है ये ग्लेशियल एसिटिक अम्ल इसको कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल जो होता है इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस अम्ल की वजह से दूध खट्टा हो जाता है? तो देखिए, दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, नींबू में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। जो नींबू में उपस्थित अम्ल होता है इसका नाम है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो भी आपके
खट्टे रसदार फल होंगे उसमें हो जाएगा आपका सिट्रिक एसिड। ये आपको थोड़ा सा सेंस लगा के कर लेना है। अगला देखिएगा, एसिटिक अम्ल को डैश भी कहते हैं, तो एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस एस्टर का नाम है मैथिल सैलिसिलेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसका यूज एस्टर दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, जिसका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मधुमक्खी का डंक डैश से युक्त होता है? मधुमक्खी का डंक एक लवण विलयन से युक्त होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, सिरके का रासायनिक नाम है? तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सिरका क्या है? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सिरका क्या है, तो आपको बताना होगा कि सिरका एक तनु एसिडिक अम्ल होता है। अगला देखिएगा, निम्न में से सिरके में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो सिरके में पाए जाने वाला अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, गन्ने के जूस की किण्विन की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गन्ने के जूस की किण्विन की अभिक्रिया द्वारा जो प्राप्त सिरका होता है, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दी जाती हैं, तो इसको डालने पर विलयन का रंग काला हो जाता है, तो वह विलयन होगा? तो ये विलयन होगा आपका शर्करा का विलयन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है, तो देखिए फॉर्मिक एसिड जो है ये आपका है चींटी, फॉर्मिक एसिड चींटी में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है आपके नींबू में, और टार्टरिक एसिड पाया जाता है इसमें इमली में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल चींटी में, सिट्रिक अम्ल नींबू में, और टार्टरिक अम्ल इमली में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता? तो देखिए ये अम्ल है आपका कार्बोनिक अम्ल, जो कि सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका कोला का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल के कारण होता है? तो कोका कोला आप सभी ने पिया होगा, तो इसका खट्टा स्वाद होता है, जिसमें कौन सा अम्ल होता है? फॉस्फोरिक अम्ल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, अक्रिय गैसें डैश में घुलनशील हैं? अक्रिय गैसें जो होती हैं ये एक्वारेजिया में घुलनशील होती हैं। अगला देखिएगा, एक्वारेजिया डैश 1:3 के अनुपात में मिश्रित रहते हैं? तो देखिए 1:3 के अनुपात में मिश्रित रहते हैं एक्वारेजिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सांद्र HNO3 और सांद्र HCl। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो मैंने अभी आपको बता दिया, तो नींबू में जो खट्टा स्वाद होता है ये किसके कारण होता है? सिट्रिक एसिड के कारण। अगला देखिएगा, मनुष्य को जब चींटी काटती है तो उसके डंक में कौन सा अम्ल का निष्कर्षण किया जाता है? तो चींटी में कौन सा अम्ल होता है ये भी बताया मैंने आपको, तो ये अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल। ये आपको ध्यान में रखना है, चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। अगला देखिएगा, निम्न में से किसमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है? तो लाल चींटी जो होती है, ध्यान रखिएगा, लाल चींटी, इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। अगला देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि ये डैश का लवण होता है? सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि ये दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का एक लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? तो देखिए क्षार नहीं है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षार जिसका प्रयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है? वह क्षार जिसका प्रयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन
प्राकृतिक सूचक है। तो इनमें से प्राकृतिक सूचक जो है ये है, प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस पेपर यानी लिटमस पत्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी में राइट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किससे लिटमस की प्राप्ति होती है। आपको बताना है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन लाई हूँ मैं आप सभी के लिए। ये आपके आगामी टेक्नीशियन 1 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 25 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा आप सभी लोग। अगला देखिए, मनुष्य के रक्त का पीएच मान बताइए। मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आपका जो टेक्नीशियन 1 का एग्जाम है ये 25 से स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो 25 मार्क्स का आपका साइंस पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए 25 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स से आएगा। तो टोटल जो है आपका यहाँ से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। साइंस पूछी जाएगी 25 मार्क्स की और 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स। इसके अलावा 25 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा क्या, जीके जीएस पोर्शन। ये भी आपको कवर करते हुए चलना है। जीके जीएस पोर्शन आपका पूछा जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा सोशल साइंस आपको देख लेना है, सोशल साइंस से भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच तो आप सभी को पता ही होगा 7 होता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच पैमाने की सीमा होगी। पीएच पैमाने की सीमा होती है 0 से लेकर 14 तक। नेक्स्ट देखिए, नींबू के रस का पीएच मान होगा। नींबू के रस का पीएच मान हो जाएगा 7 से कम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न में से क्या है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, डैश के प्रभाव के कारण दूधिया चूने की पुताई सूख जाती है। तो देखिए, दूधिया चूने की जो पुताई है ये सूख जाती है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण। अगला देखिएगा, सोडा वाटर की खोज किसने की। सोडा वाटर की खोज की थी किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, किडनी में होने वाली पथरी का मुख्य अवयव क्या है। जो देखिए, किडनी में जो पथरी हो जाती है इसका मुख्य अवयव होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल निम्न में से किसके साथ क्रिया नहीं करता। नाइट्रिक अम्ल क्रिया नहीं करता है गोल्ड के साथ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडेक्स जो कि एक दर्द निवारक मरहम होता है। आप सभी को पता है आयोडेक्स आपने सभी ने यूज़ किया होता है। तो ये एक दर्द निवारक मरहम होता है। निम्न में से किसकी गंध उत्पन्न करता है। तो आयोडेक्स में जो आपको गंध आती है, जो स्मेल आती है, तो ये होता है आपका मिथाइल सैलिसिलेट। ये आपको ध्यान में रखना है, कॉमन सी चीज़ें हैं। मिथाइल सैलिसिलेट इसमें होता है जिससे उसकी गंध आती है। देखिए, आयोडेक्स से मिथाइल सैलिसिलेट यानी ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की महक या गंध आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका प्रयोग एक दर्द निवारक मरहम के तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्राइन विलियम क्या है। ब्राइन विलियम जो होता है ये एक अतिशय लवण और जल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ब्राइन अतिशय लवण तथा जल का विलयन है। ब्राइन को इसलिए लवण जल यानी सॉल्ट वाटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अतिशय लवण तथा जल का विलयन है, इसलिए इसको लवण जल या सॉल्ट वाटर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, पीएच पैमाने की सीमा होगी। पीएच पैमाने की सीमा जो है ये 0 से 14 तक होती है। पीएच पैमाने की सीमा 0 से 14 तक होती है। और इस किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसको पीएच पैमाना कहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीएच पैमाना या पीएच स्केल क्या होता है। तो विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता, या हम अम्लता मापेंगे या क्षारकता मापेंगे, तो उसको मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसको कहा जाता है
पीएच पैमाना। तो देखिए अम्लीय विलयन के लिए पीएच का मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन के लिए पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट निम्न में से किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप सभी ने देखा होगा, तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। इसका उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है, तो आपके किचन में इसका यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ब्रेड तथा केक का गुदगुदापन अथवा हल्कापन इसी की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व शुद्ध तत्व है? तो इसमें से शुद्ध तत्व हो जाएगा आपका सोडियम। देखिए सोडियम एक शुद्ध तत्व है जहां शीशा, रेत, चूना तथा सोडा का तो रेत, सीसा, चूने का ये मिश्रण है। सीमेंट, चूने के पत्थर, देखिए सीमेंट, चूने के पत्थर, सिलिका तथा एल्यूमिना का मिश्रण होता है। स्टील एक मिश्रण धातु है जो कि मैंगनीज, निकेल, आयरन, क्रोमियम तथा कार्बन की मिश्र धातु है। तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए नाइट्रिक अम्ल का रंग निम्न में से किसकी वजह से होता है? नाइट्रिक अम्ल का रंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। HNO3, इसका फॉर्मूला भी याद रख लीजिए, HNO3 है। नाइट्रिक अम्ल का पीला भूरा रंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के स्वरूप में होता है। कैसा रंग होता है इसका? पीला भूरा रंग, जिसका मुख्य कारण होता है HNO3 का आंशिक अपघटन, यानी नाइट्रिक अम्ल का आंशिक अपघटन होता है। इसके मुख्य कारण ये होता है। तो अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न का सही मिलान करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय हो जाएगा। देखिए अम्लीय हो जाएगा आपका इसमें से कार्बोनेट पेय, कार्बोनेटेड जो पेय होते हैं ये अम्लीय हो जाएंगे। क्षारीय हो जाएंगे इसमें से आपके साबुन, और उदासीन हो जाएगा आसुत जल, ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए कार्बनीकृत पेय प्रकृति से अम्लीय होते हैं। कार्बनीकृत पेय जो होते हैं ये प्रकृति से कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्योंकि इनमें H2CO3 अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है। साबुन वशीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति प्रदान करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आसुत जल में कोई भी लवण, आसुत जल जो है इसमें कोई भी लवण अथवा अशुद्धि नहीं पाई जाती है। यह न ही अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? उदासीन होता है। तो आसुत जल आपका। ऑयल ऑफ विट्रियल निम्न में से किसको कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अम्ल अपना सांद्र अवस्था में तेलीय तथा श्यान होता है। सांद्र अवस्था में ये तेलीय अथवा श्यान होता है, इस कारण से ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से ये जाना जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जाना जाता है? म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। इसे एसिडम तथा स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि स्पिरिट ऑफ सॉल्ट या एसिडम किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। अगला देखिएगा, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरके का रासायनिक नाम होता है एसेटिक अम्ल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट
का सामान्य नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम होता है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? पालक में पाए जाने वाला, आप सभी को पालक तो आप सभी ने खाया होगा, तो इसमें पाए जाने वाला जो एसिड है ये आपको पता होना चाहिए ना। तो इसमें एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है धावन सोडा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला देखिएगा, निम्न में से किस में टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है पालक में, बाकी इमली, अंगूर, कच्चा आम, इनमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला देखिएगा, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या होगा? CaOCl2 का सामान्य नाम होता है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अम्लनाशक की प्रकृति कैसी होती है? अम्लनाशक जो होते हैं इनकी प्रकृति होती है क्षारीय। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑक्साइड से क्रिया कर लिटमस पत्र का रंग लाल से नीला हो जाता है? तो देखिए, लिटमस पेपर लाल जो होता है इससे नीला रंग हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्रिया के कारण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्रिया कर लिटमस पत्र का रंग लाल से नीला हो जाता है। अगला देखिएगा, निम्न अभिक्रिया में रिक्त स्थान पर कौन सा यौगिक स्थान लेगा? तो देखिए, अम्ल प्लस क्षार, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अम्ल क्षार, यहाँ पे आएगा आपका लवण, यहाँ पे आ जाएगा लवण, और फिर हो जाएगा आपका जल। अम्ल क्षार से बनेगा क्या बनेगा? लवण और जल। अम्ल और क्षार को अगर इसमें क्रिया कराई जाएगी, अभिक्रिया होगी, तो क्या होगा? लवण और जल बनता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मनुष्य के ब्लड का पीएच मान बताना है आपको, तो इसका आंशिक क्षारीय पीएच मान होगा। अगला देखिएगा, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला देखिए, दूध के पीएच मान की प्रकृति कैसी होती है? दूध के पीएच मान की प्रकृति जो है ये आंशिक अम्लीय होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या होता है? CaOCl2 का सामान्य नाम होता है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, मुख्यतः सभी तरल पदार्थ जो विद्युत चालक होते हैं वह सामान्यतः अम्ल, क्षार तथा डैश के विलयन होते हैं। तो ये अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। अगला देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, निम्न में से कौन सा क्षार उपस्थित मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षार उपस्थित होता है ये आपको बताना है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? चींटी के डंक में मैंने बता दिया आपको कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूने के पानी में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? चूने के पानी में उपस्थित जो क्षार है ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, एक अम्ल तथा एक क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं। एक अम्ल तथा एक क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है इसको कहा जाता है उदासीनीकरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जल जो है ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगला देखिए, अंगूरों में पाए जाने वाला अम्ल है, अंगूरों में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है टार्टरिक अम्ल। अगला देखिएगा, निम्न में से किसको ब्लू
विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिएगा सब्सक्राइब इसको। अगला देखिए, निम्न में से किसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है सिरका को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट तथा आयरन अभिक्रिया करते हैं तो आयरन सल्फेट तथा डैश प्राप्त होता है। तो देखिए, जब कॉपर सल्फेट तथा आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है तो आयरन सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण उदाहरण होता है भौतिक परिवर्तन का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, सिरका तथा बेकिंग सोडा मिलकर डैश का उत्पादन करते हैं। सिरका तथा बेकिंग सोडा जो है इससे मिलकर उत्पादन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट कर लीजिए। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।